हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के लिए मॉडल पेपर नंबर 6 जो कि है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें हम लोग CDP से मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक बिना रुके चलती रहती है। सही है। नेक्स्ट है, सेपलोकार्डल सिद्धांत के अनुसार विकास हमेशा सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है। बोल रहे हैं सिर से पैर की दिशा में, राइट है। नेक्स्ट है, प्रॉक्सी मॉडिस्टल सिद्धांत के अनुसार क्या बोल रहे हैं, विकास शरीर के बाहरी अंगों से केंद्र की ओर होता है। विकास कहाँ होता है? प्रॉक्सी मॉडिस्टल के सिद्धांत के अनुसार विकास होता है शरीर के बाहरी अंगों से केंद्र की ओर। ये भी सही है। विकास की दर सभी बच्चों में एक समान होती है और इसमें कोई व्यक्तिगत भिन्नता नहीं पाई जाती है। बोला है, ये क्या है? गलत है। विकास की दर सभी बच्चों में अलग अलग होती है। तो इसमें से P, Q और R सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है पूछा है, तो कौन सा सही है? P, Q, R किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर C में। ये राइट आंसर है। केवल P, Q और R सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। सेपलोकार्डल सिद्धांत में विकास कहाँ? सिर से पैर की ओर होता है और प्रॉक्सी मॉडिस्टल सिद्धांत में क्या होता है? केंद्र से बाहरी अंगों की ओर। प्रत्येक बच्चे की विकास की गति अलग अलग हो सकती है, इसलिए लास्ट वाला कथन S नंबर गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धिमत्ता के प्रकारों को उनके उपयुक्त व्यवसायों के साथ सुमेलित कीजिए। बोला है सूची 1 में बुद्धि का प्रकार दिया हुआ है, सूची 2 में उपयुक्त व्यवसाय। स्थानिक बुद्धि का क्या है? पायलट या फिर मूर्तिकार। शारीरिक गतिज बुद्धि है एथलीट या फिर नर्तक, शारीरिक नर्तक। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इसका हो जाएगा राजदूत, राजनीतिज्ञ। और अंतःवैयक्तिक बुद्धि दार्शनिक। 3142 3142 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। स्थानिक बुद्धि का संबंध स्थान एवं आकृतियों को समझने से है, इसलिए पायलट या फिर मूर्तिकार उपयुक्त है। शारीरिक और गतिज बुद्धि एथलीट नर्तक से है और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि दूसरों को समझने से है तथा अंतःवैयक्तिक बुद्धि स्वयं को समझने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कथन कारण आर कहा गया है। बोल रहे ये सब तो पता ही है। कथन ए है, समावेशन का दर्शन यह मानता है कि स्कूल की व्यवस्था को बच्चे की ज़रूरतों के अनुसार बदलना चाहिए, ना कि बच्चे को स्कूल के अनुसार। सही है। बच्चे की ज़रूरत के अनुसार स्कूल को बदलना चाहिए, ना कि बच्चे को बदलना चाहिए। बोल रहे हैं कारण, मुख्य धारा की शिक्षा में विकलांग बच्चों को सामान्य कक्षा में तभी रखा जाता है जब वे स्कूल के मौजूदा मानकों के अनुकूल खुद को पूरी तरह ढाल सकें। बोल रहे हैं ये गलत है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर C। कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। समावेशी शिक्षा में विद्यालय एवं शिक्षण व्यवस्था को बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित किया जाता है। बच्चे को मौजूदा व्यवस्था के अनुसार जबरन ढालना समावेशन का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों को उनके घटित होने के सही कालक्रम मतलब जन्म से आगे में व्यवस्थित कीजिए। बोल रहे हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दिया हुआ है, संवेदीकामक अवस्था, अमूर्त और पूर्व संक्रियात्मक। तो पहले नंबर पे आएगा जन्म से आगे बोला है तो संवेदीकामक अवस्था, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरे नंबर पे, फिर आएगा अमूर्त संक्रियात्मक 4th नंबर पे। पहला संवेदीकामक,
फिर पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और उसके बाद अमूर्त, ये सही क्रम है। QSPR, 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 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पियाजे के अनुसार 4 चरण हैं, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। इस क्रम को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका के संदर्भ में सबसे सटीक गणितीय और मनोवैज्ञानिक संबंध कौन सा है? विकास इक्वल टू वंशानुक्रम प्लस वातावरण दिया है, योगात्मक संबंध। विकास बराबर दिया हुआ है वंशानुक्रम माइनस वातावरण, मतलब घटाव संबंध दिया है। विकास बराबर वंशानुक्रम, ये मल्टीप्लाई में है, गुणित वातावरण दिया है, मतलब गुणात्मक अंतःक्रियात्मक संबंध। विकास केवल वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है, वातावरण की भूमिका नगण्य है बोला है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विकास वंशानुक्रम क्या है? ये दोनों वंशानुक्रम और वातावरण का गुणात्मक संबंध है, अंतःक्रियात्मक संबंध है। बाल विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। केवल आनुवांशिकता या फिर केवल वातावरण विकास को पूरी तरह निर्धारित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 6 है, रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन। पहला है, रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है ताकि छात्रों की प्रगति में सुधार किया जा सके। सही है, रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है ताकि छात्रों की प्रगति में सुधार किया जा सके। नेक्स्ट है, योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य एक निश्चित अवधि के अंत में छात्रों के समग्र प्रदर्शन को ग्रेड या फिर अंक देना है। ये भी सही है। रचनात्मक मूल्यांकन को सीखने के लिए आकलन कहा जाता है, बोल रहे हैं। ये भी सही है, रचनात्मक मूल्यांकन को सीखने के लिए। योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग मुख्य रूप से निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के लिए किया जाता है, बोल रहे हैं। ये गलत है, इसमें से PQR सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल PQ और R सही है। रचनात्मक फॉर्मेटिव मूल्यांकन सीखने के दौरान सुधार के लिए होता है और इसे असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है। योगात्मक मतलब समेटिव मूल्यांकन सामान्यतः पाठ्यक्रम या फिर अवधि के अंत में उपलब्धि निर्धारित करने के लिए किया जाता है, इसलिए एस क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिगम अक्षमताओं को उनके नैदानिक लक्षणों के साथ सुमेलित कीजिए। अक्षमता दिया हुआ है और लक्षण। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने और शब्दों को पहचानने में कठिनाई, ये है डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया है लिखने और ठीक से अक्षर बनाने में अक्षमता। डिस्ग्राफिया मतलब लिखने, इसको याद रखना है। और डिसकैलकुलिया क्या है? डिसकैलकुलिया मतलब होता है गणितीय गणनाओं को समझने में समस्या। फिर है अफेजिया क्या है? अफेजिया है भाषा को समझने और मौखिक अभिव्यक्ति में विकार, ये है अफेजिया। 3, फिर लास्ट वाला था 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, इसमें है 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर ए में। ये क्या है? राइट आंसर है। डिसलेक्सिया पढ़ने से, डिस्ग्राफिया लिखने से, डिसकैलकुलिया गणितीय कौशल से तथा अफेजिया भाषा को समझने या फिर व्यक्त करने की क्षमता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए, ये बार कथन है, परीक्षा के दौरान अत्यधिक उच्च तनाव छात्र के संज्ञानात्मक प्रदर्शन और सीखने की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। परीक्षा के दौरान क्या होता है? अत्यधिक उच्च तनाव छात्र के संज्ञानात्मक प्रदर्शन और सीखने की प्रक्रिया को नकारात्मक प्रभाव डालता है, बोल रहे हैं। सही है। कारण, अत्यधिक तनाव की स्थिति में मस्तिष्क का फाइट या फिर फ्लाइट तंत्र सक्रिय हो जाता है, जिससे तार्किक सोच और स्मृति क्या होती है? पुनर्प्राप्ति प्रभावित होती है। सही है रीज़न भी।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अत्यधिक तनाव शरीर की तनाव प्रतिक्रिया सक्रिय हो जाती है। इससे ध्यान, कार्यशील स्मृति तथा तार्किक चिंतन प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए कथन कारण की उचित व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब छोटे बच्चे किसी जटिल कार्य को करते समय स्वयं से बोलकर खुद को निर्देश देते हैं तो इस निजी भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है इस निजी भाषा का मुख्य उद्देश्य? यह उनके आत्मकेंद्रित होने का प्रमाण है, यह उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा उत्पन्न करता है, यह केवल दूसरों का ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका है, यह उनके व्यवहार और विचारों के आत्मनियमन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो ये क्या है? खुद को बोलकर निर्देश देते हैं, ये क्या है उनका निजी भाषा का उद्देश्य? यह उनके व्यवहार और विचारों के आत्मनियमन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषा बच्चे को अपने व्यवहार, ध्यान और समस्या समाधान को नियंत्रित करने में सहायता करती है। धीरे धीरे यही क्या है, आंतरिक वाणी में परिवर्तन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सृजनात्मकता और चिंतन के प्रकार के बीच सीधा संबंध स्थापित करने वाले अपसारी चिंतन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? किसी समस्या का केवल एक पूर्व निर्धारित और सही उत्तर खोजना, एक ही समस्या के कई अलग अलग और नवीन समाधान उत्पन्न करना, पुरानी और रटी रटाई विधियों को कठोरता से पालन करना, या फिर केवल तथ्यों को याद रखना और उनको ज्यों का त्यों प्रत्याहरण करना बोल रहे हैं। तो सृजनात्मकता और चिंतन के प्रकार के बीच बोला है सीधा संबंध स्थापित करने वाले अपसारी चिंतन की प्रमुख विशेषता है एक ही समस्या के कई अलग अलग और नवीन समाधान उत्पन्न करना। अपसारी डाइवर्जेंट चिंतन में व्यक्ति एक समस्या के अनेक संभावित उत्तर या फिर समाधान खोजता है। यह सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण आधार है। क्वेश्चन नंबर 11 है, समस्या समाधानकर्ता बालक और वैज्ञानिक अन्वेषण साइंटिफिक इंक्वायरी की प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए बोल रहे हैं। परिकल्पना का निर्माण दिया हुआ है, समस्या की पहचान, निष्कर्ष निकालना, आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण। तो सबसे पहले समस्या की पहचान, उसके बाद परिकल्पना का निर्माण, फिर आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण, उसके बाद निष्कर्ष निकालना। ये सही क्रम है, पहले से बाद। क्या है? QPSR ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वैज्ञानिक अन्वेषण में पहले समस्या की पहचान की जाती है, फिर परिकल्पना बनाई जाती है, उसके बाद आंकड़े एकत्र कर उनका विश्लेषण किया जाता है और अंत में निष्कर्ष निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस और अंतःवैयक्तिक विभिन्नता मतलब कि इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बीच मुख्य वैज्ञानिक अंतर क्या है बोला है। वैयक्तिक विभिन्नता और अंतःवैयक्तिक विभिन्नता, अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता और अंतःवैयक्तिक विभिन्नता, इन दोनों में अंतर बोल रहे हैं। देखते हैं। पहला है अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता एक ही बच्चे के विभिन्न गुणों में होती है, जबकि अंतःवैयक्तिक विभिन्नता दो अलग अलग बच्चों के बीच होती है बोल रहे हैं। दोनों का अर्थ एक ही है और यह केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करते हैं। नो, अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता दो या दो से अधिक बच्चों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता है, जबकि अंतःवैयक्तिक विभिन्नता क्या है? एक ही बच्चों के भीतर अलग अलग योग्यता या गुणों में पाई जाने वाली विभिन्नता। ये क्या है? राइट आंसर है। क्या है अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक? एक बार फिर से देखते हैं। अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता क्या है? दो या दो से अधिक बच्चों के बीच पाई जाने वाली, ये अंतर्वैयक्तिक है। और अंतःवैयक्तिक क्या है? एक ही बच्चे के भीतर अलग अलग योग्यता या फिर गुणों का पाया जाना। इंटर इंडिविजुअल का अर्थ क्या है? व्यक्तियों के बीच में अंतर, और जबकि
इंट्रा इंडिविजुअल का अर्थ है एक ही व्यक्ति के विभिन्न गुणों या फिर क्षमताओं या फिर क्षेत्रों के बीच का अंतर। क्वेश्चन नंबर 13 है अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत हायरार्की ऑफ नीड्स के स्तरों को उनके व्यावहारिक उदाहरणों के साथ सुमेलित कीजिए बोला है। आवश्यकता का स्तर दिया हुआ है और व्यावहारिक उदाहरण, इनका मिलान करना है। पहले है शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं क्या है? नौकरी की स्थिरता और स्वास्थ्य बीमा। नहीं, शारीरिक आवश्यकताएं बोले हैं। शारीरिक आवश्यकताएं क्या क्या है? भोजन, पानी और नींद की पर्याप्त उपलब्धता, ये है शारीरिक आवश्यकताएं। फिर है सुरक्षा की आवश्यकताएं। सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं नौकरी की स्थिरता और स्वास्थ्य बीमा, ये है सुरक्षा की आवश्यकता। फिर है सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताएं क्या है? सामाजिक आवश्यकताएं हैं परिवार और दोस्तों से प्रेम व अपनत्व, ये है सामाजिक आवश्यकता। आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि की आवश्यकता क्या है? अपनी अधिकतम क्षमता को प्राप्त करना और सृजनात्मक कार्य, ये है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। तो पहले नंबर पे था शारीरिक, फिर सुरक्षा वाला सेकंड नंबर पे, फिर उसके बाद सामाजिक का 4 और ये 1, 3 2 4 1। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 2 4 1। मैस्लो के अनुसार भोजन पानी जैसी आवश्यकताएं शारीरिक हैं। सुरक्षा में नौकरी और स्वास्थ्य सुरक्षा आती है। सामाजिक आवश्यकताओं में प्रेम एवं अपनत्व तथा सर्वोच्च स्तर क्या है? आत्मसिद्धि है। क्वेश्चन नंबर 14 है वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों में सांस्कृतिक वंचना कल्चर डिप्रीवेशन दिया हुआ है। कल्चर डिप्रीवेशन ये क्या है? सांस्कृतिक वंचना उनके भाषाई विकास को किस प्रकार सबसे अधिक प्रभावित कर सकती है बोल रहा है। देखते हैं ऑप्शंस। यह उनकी मातृभाषा सीखने की जन्मजात क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर देती है। यह उन्हें मानक भाषा के समृद्ध शब्दकोश और जटिल वाक्य विन्यास के अनुभव से वंचित कर देती है, जिससे उनकी अभिव्यक्ति सीमित हो जाती है। यह उनके मस्तिष्क के भाषा नियंत्रण केंद्र को शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त कर देती है। यह उन्हें केवल विदेशी भाषाएं सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो इसमें क्या पूछा है? वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों में सांस्कृतिक वंचना और उनके भाषाई विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो उन्हें मानक भाषा के समृद्ध शब्दकोश और जटिल वाक्य विन्यास के अनुभव से वंचित कर देती है, जिससे उनकी अभिव्यक्ति सीमित हो जाती है। ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या है सांस्कृतिक वंचना का प्रभाव मुख्यतः भाषा संपर्क एवं भाषाई अनुभवों की कमी के रूप में दिखाई दे सकता है। समृद्ध शब्दावली, जटिल वाक्य विन्यास और संवादात्मक अनुभवों की कमी भाषाई अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 है अल्बर्ट बैंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी में अवलोकनात्मक अधिगम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मुख्य आधार क्या है बोला है। तो इनका मुख्य आधार क्या है? बच्चा दूसरों के मॉडल के व्यवहार और उनके परिणामों को देखकर तथा उनका अनुकरण करके सीखता है। सही है, यही है क्या है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। बच्चा दूसरे के मॉडल के व्यवहार और उनके परिणामों को देखकर तथा उनका अनुकरण करके सीखता है। ये राइट आंसर है। बैंडूरा के अनुसार बच्चे दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करते हैं और उनके परिणामों को देखकर सीखते हैं। मॉडलिंग और अनुकरण सामाजिक अधिगम के महत्वपूर्ण घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकास की गति सभी बच्चों में समान नहीं होती है। सही है, अलग अलग होती है। विकास केवल शारीरिक परिवर्तन तक सीमित होता है बोल रहा है। ये क्या है? गलत है। विकास के विभिन्न आयाम एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सही है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है, लेकिन उसकी गति में व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है। सही है।
PR और S सही है। PRS राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल PR और S। विकास केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसमें संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक और भाषाई परिवर्तन भी शामिल होते हैं। विकास का क्रम सामान्यतः निश्चित होता है, लेकिन उसकी गति बच्चों में अलग अलग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन क्या है? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को सीखने के पर्याप्त अवसर और गतिविधियां उपलब्ध कराना चाहिए। कथन क्या है? सही है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को सीखने के पर्याप्त अवसर और गतिविधियां उपलब्ध कराना चाहिए। कारण है, बच्चे केवल शिक्षक का व्याख्यान सुनकर ही प्रभावी ढंग से सीखते हैं और सक्रिय भागीदारी से सीखने पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, लेकिन कारण आर गलत है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की सक्रिय भागीदारी, अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से सीखने को महत्व दिया जाता है। केवल व्याख्यान सुनना प्रभावी अधिगम का एकमात्र माध्यम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, बच्चा जन्म से ही सभी तार्किक अवधारणाओं को समझने में सक्षम होता है। संज्ञानात्मक विकास में बच्चा अपने अनुभवों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करता है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास केवल अनुकरण द्वारा होता है। सभी बच्चों में संज्ञानात्मक विकास बिल्कुल एक ही उम्र में समान रूप से होता है। बोल रहे हैं, तो इसमें से सबसे सही है ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक विकास में बच्चा अपने अनुभवों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करता है। ये सही है, बाकी गलत है। पियाजे ने बच्चे को सक्रिय अधिगमकर्ता माना। बच्चा पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके अपने मानसिक ढांचे स्कीमा का निर्माण और पुनर्गठन करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आत्मसात असिमिलेशन की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित करता है? बच्चा किसी बिल्कुल नई अवधारणा के लिए नया मानसिक ढांचा बनाता है। बच्चा नई जानकारी को अपने पहले मौजूद मानसिक ढांचे में समाहित कर लेता है। बच्चा सीखी हुई सभी अवधारणाओं को भूल जाता है। बच्चा केवल शिक्षक द्वारा बताए गए उत्तर को याद करता है। तो इसमें से कौन सा सही है? बच्चा नई जानकारी को अपने पहले से मौजूद मानसिक ढांचे में समाहित कर लेता है। ये किसके लिए है? आत्मसात असिमिलेशन की अवधारणा के लिए पूछा था, तो ये राइट आंसर है बी। आत्मसात में नई सूचना को मौजूदा स्कीमा में शामिल किया जाता है। जब पुराना स्कीमा नई जानकारी के लिए पर्याप्त नहीं होता तो समायोजन अकोमोडेशन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? पूछा है। ZPD का सबसे उपयुक्त अर्थ वह कार्य जिसे बच्चा किसी भी सहायता के बिना आसानी से कर सकता है। वह अंतर जो बच्चा अकेले कर सकता है और सक्षम व्यक्ति की सहायता से कर सकता है। वह कार्य जिसे बच्चा कभी भी नहीं सीख सकता। वह क्षेत्र जिसमें केवल शिक्षक ही सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रहता है। बोल रहे हैं, तो इसमें से क्या सही है ZPD के लिए? वह अंतर जो बच्चा अकेले कर सकता है और सक्षम व्यक्ति की सहायता से कर सकता है, इन दोनों के बीच का अंतर ही क्या है? ZPD का सबसे उपयुक्त अर्थ है। ZPD उस अंतर को दर्शाता है जो बच्चे की स्वतंत्र कार्य क्षमता और उचित मार्गदर्शन या फिर सहायता से उनके संभावित कार्य करने की क्षमता के बीच। मतलब ये ZPD क्या है? कोई कार्य है उसको जो बच्चा अकेले करता है और किसी की मदद से करता है, इन दोनों के बीच के अंतर को ही बोला जाता है ZPD। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के सबसे अधिक अनुकूल है? प्रत्येक विद्यार्थी को हमेशा अकेले कार्य करवाना, सभी बच्चों को एक ही स्तर के कार्य देना, सक्षम सहपाठी की सहायता से बच्चे को कठिन कार्य पूरा करने की अवसर देना, केवल पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर को याद करवाना। तो यहाँ पे क्या बोला गया था? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण,
तो सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त है सक्षम सहपाठी की सहायता से बच्चे को कठिन कार्य पूरा करने के अवसर देना। वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोग को अधिगम का महत्वपूर्ण आधार मानते हैं। सक्षम सहपाठी या फिर शिक्षक के द्वारा दी गई सहायता बच्चे को ZPD में आगे बढ़ने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित अवस्थाओं को उनके उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए बोल रहा है। उपयुक्त क्रम है, सामाजिक अनुबंधन दिया है, दंड, आज्ञा, कानून व्यवस्था और अच्छे बच्चे का अभिविन्यास। तो सबसे पहले आएगा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, उसके बाद अच्छे बच्चे का अभिविन्यास, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, और लास्ट में सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास QSRP। QS यहाँ पे मैं ये 2 है और ये 3 है, SRP किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। ये क्या है, राइट आंसर है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास में प्रारंभिक स्तर पर दंड एवं आज्ञा पालन, फिर अच्छा बच्चा, उसके बाद कानून एवं व्यवस्था तथा उच्च स्तर पर सामाजिक अनुबंधन जैसी अवस्थाएं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, समावेशी कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार अपनाना चाहिए। समावेशी कक्षा में बोला है, सभी बच्चों के लिए बिल्कुल समान शिक्षण विधि और समान गतिविधि निर्धारित करना, कमजोर बच्चों को अलग बैठाकर केवल सरल प्रश्न पूछना, बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण सामग्री, गतिविधियों और सहायता में अनुकूलन करना, केवल उच्च उपलब्धि वाले बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में शामिल करना। तो समावेशी कक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण सामग्री, गतिविधियों और सहायता में अनुकूलन करना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर देना। इसके लिए शिक्षक शिक्षण विधि और संसाधनों में आवश्यक अनुकूलन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रतिभाशाली गिफ्टेड बच्चों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रतिभाशाली बच्चों को अतिरिक्त कार्य देने की आवश्यकता नहीं है होती है बोल रहा है, ये गलत है। उन्हें केवल पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न जल्दी हल करने के लिए कहना चाहिए, ये भी गलत है। उनके लिए चुनौतीपूर्ण उच्च स्तरीय चिंतन और सृजनात्मक गतिविधियां उपयोगी होती हैं, ये राइट है। डी में दिया हुआ है, प्रतिभाशाली बच्चे प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से श्रेष्ठ होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए केवल अधिक मात्रा में कार्य देना पर्याप्त नहीं है, उन्हें चुनौतीपूर्ण, खोजपरक, समस्या समाधान और सृजनात्मक गतिविधियां देना अधिक प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा मोटिवेशन के संबंध में सबसे उपयुक्त है। केवल बाह्य पुरस्कार ही बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, नहीं। आंतरिक अभिप्रेरण में बच्चा कार्य को रुचि और संतुष्टि से करता है, सही है। अभिप्रेरणा का सीखने की उपलब्धि में कोई संबंध नहीं है बोल रहा है। दंड हमेशा सीखने के लिए सबसे प्रभावी प्रेरक है, नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। आंतरिक अभिप्रेरण में बच्चा कार्य को रुचि और संतुष्टि के कारण करता है, ये है अभिप्रेरणा के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन। आंतरिक अभिप्रेरणा में विद्यार्थी अपनी रुचि, जिज्ञासा या फिर संतुष्टि के कारण कार्य करता है। दीर्घकालीन और अर्थपूर्ण अधिगम में आंतरिक अभिप्रेरणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक शिक्षक देखता है कि एक बच्चा गणित की समस्या हल करते समय बार बार एक ही प्रकार की गलती करता है। शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सबसे पहले बच्चे को कम अंक देकर आगे बढ़ जाना चाहिए। बच्चे को पूरी कक्षा के सामने उसकी गलती के लिए डांटना चाहिए। बच्चे की त्रुटि के पीछे की अवधारणात्मक कठिनाई का निदान करना चाहिए। बच्चे को समस्या हल करने के लिए और अधिक प्रश्न रटने चाहिए। तो एक शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, बच्चे की त्रुटि के पीछे की अवधारणात्मक कठिनाई का निदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बार बार होने वाली त्रुटि केवल लापरवाही का संकेत नहीं हो सकती। शिक्षक को त्रुटि के कारण का निदान करके उपयुक्त उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक फॉर्मेटिव मूल्यांकन का उदाहरण है। वर्ष के अंत में अंतिम परीक्षा आयोजित करना,
अध्ययन के दौरान प्रश्नोत्तरी लेकर विद्यार्थियों की कठिनाई के आधार पर पुनः शिक्षण करना, केवल वार्षिक परीक्षा के अंकों के आधार पर विद्यार्थी को अगली कक्षा में भेज देना, या फिर विद्यालय की अंतिम परीक्षा में मेरिट सूची तैयार करना। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन का बेस्ट उदाहरण है अध्ययन के दौरान प्रश्नोत्तरी लेकर विद्यार्थियों की कठिनाइयों के आधार पर पुनः शिक्षण करना। ये क्या है? राइट आंसर है फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए। रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। प्राप्त जानकारी के आधार पर शिक्षक अपने शिक्षण में सुधार या फिर पुनः शिक्षण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न उच्च स्तरीय चिंतन हायर ऑर्डर थिंकिंग का सबसे अधिक बढ़ावा देता है? बोल रहे हैं उच्च स्तरीय चिंतन। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारत की राजधानी क्या है? यदि किसी क्षेत्र में वर्षा लगातार कम हो जाए तो वहाँ के कृषि और जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? कारण सहित समझाइए। प्रकाश का वेग कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी क्षेत्र में वर्षा लगातार कम हो जाए तो वहाँ के कृषि और जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? कारण सहित समझाइए। ये क्या है? उच्च स्तरीय चिंतन हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए सबसे इसको करने से उसको अधिक बढ़ावा देता है, इससे उनकी उच्च स्तरीय चिंतन बढ़ेगी। विकल्प सी सही है। बोल रहे हैं विद्यार्थी को कारण परिणाम संबंध स्थापित करना, विश्लेषण करना और संभावित परिणामों की व्याख्या करनी पड़ती है, इसलिए यह उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है और बच्चे केवल सुनते हैं। सभी बच्चों को एक ही तरीके से और एक ही गति से पढ़ाना, बच्चों के पूर्व अनुभवों, रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सीखने के अवसर प्रदान करना, केवल परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का अभ्यास करवाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बच्चों के पूर्व अनुभवों, रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सीखने के अवसर प्रदान करना। ये क्या है? बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सबसे अच्छे से दर्शाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका, पूर्व अनुभव, रुचि, आवश्यकता और व्यक्तिगत भिन्नताओं को महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक शिक्षक कक्षा में समूह कार्य करवाते समय विद्यार्थियों को एक समस्या देता है। वह स्वयं तुरंत समाधान बताने के बजाय संकेत देता है और आवश्यकता पड़ने पर सहायता करता है। यह व्यवहार मुख्यतः किस अवधारणा को दर्शाता है? दंडात्मक अनुशासन, स्कैफोल्डिंग, रटकर सीखना या फिर निष्क्रिय अधिगम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में शिक्षक या अधिक सक्षम व्यक्ति बच्चे को अस्थायी सहायता, संकेत और मार्गदर्शन देता है ताकि वह ऐसा कार्य कर सके जिसे वह अकेले अभी पूरी तरह नहीं कर सकता। धीरे धीरे सहायता कम कर दी जाती है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।